अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो दक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट का 11वां एपिसोड लेकर, और इसकी मुसन्निफ़ा है मरियम फयाज। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। मरियम चाय बनाकर ट्रे में सजा रही थी। कमरे में एक गूंगी सी खामोशी थी। बारान सोफे पर बैठा था, किसी गहरी सोच में गुम। उंगलियों से मेज पर हल्की सी ठपठपाहट दे रहा था, जैसे जहन की उलझनों को दूर कर रहा हो। दरवाजे की बेल ने सन्नाटे को चीर कर सबको चौंका दिया था। जा, दरवाजा खोल। बारान ने सोफे पर बैठे जिहान की तरफ संजीदगी से इशारा किया। क्या मतलब जा? खरीद लिया है मुझे? जिहान ने सुस्ती से जवाब दिया, जैसे नींद से अभी जागा हो। बारान ने पर्स से 1000 का नोट निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया। ले, खरीद लिया, अब जा, दरवाजा खोल। वो सर्द लहजे में बोला। मौला खुश रखे शहजादे। नोट पकड़ते हुए जिहान ने हंसा और तंज में लपेटती दुआ देकर उठ खड़ा हुआ। मरियम ने दोनों को हैरत व हंसी के मिले जुले तासुरात से देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। इतने में जिहान दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खुलते ही बाहर 4 चेहरे अस्तादा थे। आयशा सुल्तान, शहरोज साहब, रबाब बेगम और मोहम्मद काराबे। सलाम हजूरान ग्रामी। जिहान ने एक लम्हे की हैरानी के बाद फौजी अंदाज में सैल्यूट मारा। साइड पर हो, खानदानी मुलाकात है ये। मोहम्मद साहब ने उसके कंधे पर सख्ती से हाथ रखकर उसे एक तरफ धकेल दिया, जैसे कोई गैर जरूरी शय रास्ते से हटा दी हो। जिहान ने हैरत से उन्हें देखा और मुंह फुलाते हुए साइड हो गया। अंदर बैठते बारान ने आवाज सुनी, चौंका और दरवाजे की सिम देखा। उन सबको देखकर लम्हे भर को साकित रह गया। मरियम ने जूं ही आयशा सुल्तान को देखा, हाथ में मौजूद ट्रे वहीं रखी और तेजी से उनकी तरफ लपकी। मेरी बेटी, मेरी जान, अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। आयशा सुल्तान ने बाहें फैलाई और मरियम को गले लगा लिया। उसकी पुश्त सहलाते हुए कहा। शहरोज साहब आगे बढ़े, मरियम के सर पर हाथ रखा और नरमी से अपनी तरफ खींच लिया। बेटा, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम देर से आए मगर अब कहीं नहीं जाएंगे। उनके लहजे में गंभीर यकीन था। रबाब बेगम ने मरियम को गले से लगा लिया, उसका माथा चूमा और कहा, कैसी है मेरी प्यारी बच्ची, कितनी कमजोर हो गई है। बारान ये सब देखता रहा और फिर चुपचाप बर्तन समेटने लगा, जैसे दिल अथाह गहराइयों में कोई शोर हो जिस पर वो खामोशी की चादर डालना चाहता हो। हमें किस बात की अकड़ दिखा रहा है ये? मोहम्मद साहब की तल्ख आवाज़ कमरे में गूंजी। बारान रुक गया, आहिस्ता से पलटा और रबाब बेगम की तरफ देखा। वो बाजू फैलाए खड़ी थी। बारान के कदम डगमगाए, मगर फिर वो उनकी तरफ बढ़ा और उनके सीने से लग गया। मेरा बच्चा, कैसे जिद्दी हो तुम? रबाब बेगम ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए नरमी से कहा। फिर वो मोहम्मद साहब के सामने आया। गंदी औलाद, इसी दिन के लिए बड़ा क्या था? माँ बाप के सामने मुंह मोड़ने के लिए? मोहम्मद साहब ने उसका कान मरोड़ते हुए तीखे लहजे में कहा। बाबा, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस। बारान ने सर झुकाते हुए कुछ कहना चाहा। बस करो, शकल से ही सब समझ आ गया है। मोहम्मद साहब ने उसकी बात काट दी। जिहान एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। मोहम्मद साहब ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, फिर बोले, और इस मनहूस को भी किसी काम में लगाओ। अब तो पढ़ाई भी खत्म होने वाली है ना इसकी? जिहान की मुस्कुराहट झिमटी। जी बाबा, बारान ने मुस्कुराहट दबाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। मरियम एक तरफ खामोश खड़ी थी, आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर बरसों के बाद सुकून की झलक थी, जैसे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जगह पर वापस आने लगा था। गाड़ी अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। मौसम कुछ हल्का सा सर्द था और सूरज बादलों के पीछे छिपा सा लग रहा था। मुराद आहिस्ते से गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर नकाहत के आसार अब भी नुमाया थे, मगर आंखों में एक अलग सी जिद चमक रही थी। अहमद फौरन उसके साथ हो लिया, जैसे किसी वक्त वो संभालना पड़ जाए। फातिमा बेगम खामोशी से उसके पीछे चल रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर महापारा बदसतूर बैठी थी। उसने मुराद को बाहर निकलते देखा, लेकिन खुद में हिम्मत ना पाई कि बाहर कदम रख सके। शर्मिंदगी, दुख और एक अजीब सी बेबसी थी उसे अपनी जगह जकड़ लिया था। उसका दिल जैसे सीने में डूब रहा था। मुराद ने मुड़कर एक पल के लिए गाड़ी की तरफ देखा, जैसे उसे एहसास था कि मापारा बाहर नहीं आ रही, मगर वो खामोश रहा। अहमद ने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर बेल बदली। कुछ समय बाद दरवाज़ा खुला और सामने बारान खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही वो साकित रह गया। मुराद, फातिमा बेगम और अहमद को एक साथ देखकर उसकी आंखों में हैरानी दौड़ गई, मगर अगले ही लम्हे वो तेजी से मुराद की तरफ बढ़ा और उसे गले लगा गया। मुराद, उसके लबों से धीमी आवाज़ निकली। मुराद ने थके थके अंदाज में उसके पीठ पर हाथ रखा, जैसे उसकी लम्स से ही सुकून पा रहा हो। सब अंदर दाखिल हुए। रबाब बेगम ने मोहब्बत से मरियम को देखा और उसे गले लगा लिया। मोहम्मद काराबे ने जिहान के सर पर हाथ फेरा, जो अब हैरानगी और खुशी के बीच
मौलिक सा खड़ा था। सबके चेहरों पर एक आजी इत्मीनान की लहर आई, जैसे वक्त थोड़ा रुक गया हो। बारान खामोशी से किचन की जानी बढ़ गया। मुराद सोफे पर बैठा और जैसे ही उसकी निगाह मरियम पर पड़ी, उसने एक बाजू खोलकर उसे बुलाया। मरियम जो एक कोने में खड़ी थी, तेजी से उसके करीब आई और उसके बाजू से लग गई। मुराद ने उसके सर पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, मेरी जान मकरूज है तुम्हारी। मरियम ने नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में नमी थी मगर लबों पर सुकून था। उसी लम्हे बारान और जिहान चाय लेकर आए। चाय के कप सबके सामने रख गए। जिहान और मरियम ने मिलकर सबको चाय पेश की। मोहब्बत से लबरेज माहौल में अचानक मोहम्मद साहब ने कहा, मुराद आराम करना चाहिए था तुम्हें। आयशा बेगम भी नरमी से बोली, हाँ बेटा, अभी तुम कमज़ोर हो, आराम कर लेते। मुराद ने चाय का कप हाथ में लेते हुए सर नफी में हिलाया। नहीं आंटी, मुझे बारान और मरियम को देखना था, मैं इन दोनों के साथ लेकर जाना चाहता हूँ। बारान ने जब से मुट्ठियाँ भींची। उसकी सांस तेज हो गई मगर उसने खुद पर काबू रखा। फिर धीरे से बोला, मैं हरगिज उस हवेली में वापस नहीं जाऊँगा। मोहम्मद साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादाजी और अब्बा हुजूर दोनों शर्मिंदा हैं अपनी गलतियों पर। बारान के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। गलती? वो गलतियों पर शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन अगला बंदा पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठता है। किस किस की गलती पर शर्मिंदा होंगे वो? मरियम की बेइज्जती, उस पर इल्जाम तराशी, मुझे धमकियां देना, या जो 15 साल पहले हुआ था। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सबके चेहरों पर जैसे साए लहरा गए। किसी के पास जवाब न था। आयशा सुल्तान ने एक नज़र मरियम पर डाली, जो अब नजर झुकाकर बैठी थी। उन्हें एक पल लगा सारी बात समझने में। फिर वो धीरे से बोली, मरियम, मुझे जरा वॉशरूम तक ले जाना बेटा। मरियम फौरन उठी और खामोशी से उनका बाजू थामे अंदर की तरफ बढ़ गई। मुराद ने बारान के कंधे पर हाथ रखा। बारान, जिसने ये सब किया है वो यही तो चाहता है कि हम सब अलग हो जाएं, बिखर जाएं, दुश्मन बन जाएं, ना वो घर रहे ना रिश्ते। मैं कह रहा हूँ ना, चल मेरे साथ। बारान ने नजरें चुराई मगर दिल जैसे सीने में ही बोझ बन गया था। मैं भी फिर उन्हीं का पोता हूँ। मुराद, कुछ वक्त मुझे भी नाराजगी जताने दे। मोहम्मद साहब ने संजीदगी से पूछा, कितना वक्त चाहिए? बारान ने गहरी सांस ली, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, 3-4 महीने बस। कमरे में एक बार फिर खामोशी फैल गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और दिलों में अजीब सा बोझ लिए बस ठंडी सांस भर कर रह गए। कमरे की खिड़की से आती धूप अब कदर नरम हो चुकी थी। सूरज ढलने के करीब था और उसके शाएं पर्दों के किनारों से छनकर कमरे में सुनहरी सा हाला बना रही थी। मरियम खामोशी से आयशा सुल्तान को वॉशरूम की जानिब ले जा रही थी। वो थकी थकी सी लग रही थी मगर चेहरे पर फिक्र की झलक वाज़ेह थी। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने दरवाज़ा धीरे से बंद किया। फिर मरियम का बाजू थामकर नरमी मगर संजीदगी से उसे रोक लिया। तुमने बारान को सब कुछ बता दिया है क्या? उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें छुपी संजीदगी किसी तेज धार तलवार जैसी थी। मरियम एक पल के लिए साकित हुई। उसने आयशा सुल्तान की आंखों में झांका, जैसे उनकी गहराई को तोलने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से इस बात में सर हिलाया, क्यों ना बताती? वो शोहर है मेरा और उसका पूरा हक है ये जानने का कि माजी में मेरे साथ क्या हुआ था, और मैंने खुद से कुछ नहीं छुपाया। वो खुद जानना चाहता था। आयशा सुल्तान ने नफी में सर हिलाया। उनका दिल जैसे किसी ने अनदेखे अंदेशे के गिरफ्त में आ गया हो। वो आगे बढ़ी और मरियम के दोनों बाजू थाम लिए। मरियम, तुमने क्या कर दिया? तुम जानती हो आगे इसका क्या नतीजा हो सकता है? मरियम ने धीरे से बाजू छुड़ाया लेकिन उनकी आंखों से नजरें नहीं हटाई। उसकी आवाज़ में बेहद ठहराव था। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन मेरे दिल में सुकून है और मैं क्यों ना बताती उस शख्स को वो सारी हकीकत जो तब मेरे साथ खड़ा रहा जब कोई मेरे साथ नहीं था। आयशा सुल्तान का चेहरा जैसे एक लम्हे को बुझ सा गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, हम सब तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे हक में बोले। मरियम की आंखों में नमी सी उतर आई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाया, मगर मेरे पास नहीं थे। आप सब मेरे लिए थे लेकिन मेरे साथ नहीं। मैं तन्हा थी और उस वक्त बारान था मेरे पास, एक अजनबी होकर भी। कमरे में कुछ लम्हे खामोशी छा गई। आयशा सुल्तान जैसे कुछ बोलना चाह रही थी मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। फिर उन्होंने एक कदम पीछे हटकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने बारान को बता तो दिया है, लेकिन अब जो क़यामत वो बर्पा करेगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मरियम, वो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकता है। मरियम ने गहरी सांस ली और ठहर कर बोली, आप फिक्र मत करें, वो जानता है कब, कैसे और क्या करना है। वो जज्बाती ज़रूर है मगर जल्दबाज नहीं। वो खेल को तहम्मुल से खेलना जानता है। आयशा सुल्तान की आंखों में बेयकीनी और दुआ के रंग इकट्ठे झिलमिलाए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, अल्लाह करे।
उन्होंने धीरे से मरियम को अपने सीने से लगा लिया। मरियम ने आंखें बंद कर ली, जैसे उनके सीने से लगकर बरसों का बोझ हल्का कर रही हो। कुछ देर बाद वो दोनों कमरे से बाहर निकल आए। बाहर के मंजर में वही खामोशी थी, मगर हवा में कुछ बदल चुका था, जैसे एक तूफान ने जन्म ले लिया हो जो अभी उठने को हो। आयशा सुल्तान और मरियम आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लंच में वापस आई। माहौल कुछ नर्म और पुरसुकून था। सब बैठे थे, गुफ्तगू दब गई थी, जैसे सभी किसी अनजाने इंतजार में हो। मरियम सोफे की एक किनारे पर आकर बैठ गई। बारान की नजरें फौरन उस पर जा टिकी। उसकी नजरें ठहरी हुई थी, नरम मगर बोलती हुई। मरियम ने उसकी जानिब देखा तो बारान ने आंखों के इशारे से उससे कुछ पूछा। मरियम ने लब हिलाए और नफी में सर हिलाया। बारान थोड़ा सा झुका, जैसे सरगोशी में पूछ रहा हो, सारा सामान नहीं लाई तुम? मरियम ने सिर्फ सर हिलाकर नहीं कहा और निगाहें चुरा ली। इसी लम्हे अहमद ने मुराद की तरफ झुककर कहा, मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए। नीचे महापारा भी गाड़ी में अकेली बैठी है। ये सुनते ही मरियम की आंखें हैरत से फैल गई। महापारा भी आई है? मुराद ने फौरन नजरें फेर ली। उसका चेहरा सपाट हो गया, जैसे वो कोई सच बात छुपा रहा हो। सबने उसका अंदाज नोट किया। अहमद ने नरमी से कहा, हाँ वो नीचे बैठी है, शायद शर्मिंदगी की वजह से ऊपर नहीं आई। कमरे पर चंद लम्हे खामोशी छा गई। कोई कुछ न बोला, ना ही मरियम ने मजीद कुछ पूछा। सबके चेहरों पर एक अजीब सी संजीदगी आ गई। फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। फातिमा बेगम ने आयशा सुल्तान से नरमी से गले मिलकर रुखसत ली। अहमद और मुराद बारान की तरफ बढ़े। दोनों ने बारी बारी गले लगाकर मुसाफा किया। मुराद फिर मरियम के करीब आया, नरमी से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अपना ख्याल रखना। मरियम ने नम आंखों से सर अस्पात में हिलाया। मुराद मुड़ा ही था कि मरियम की आवाज़ ने उसे रोक लिया। मुराद? वो रुक गया, आहिस्ता से पलटा। महापारा को मैं माफ़ कर चुकी हूँ, तुम भी कर देना। वो नादान है, जज्बात में कुछ भी कर बैठी थी। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, दिल की बुरी नहीं है। मुराद ने बेयकीनी से मरियम को देखा। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, अगर तुम उसकी जगह होती तो ऐसा कभी ना करती। मरियम ने धीरे से सर हिलाया। हर इंसान एक जैसा नहीं होता मुराद, वो शुरू से ही जज्बाती है। जब वो परेशान होती है तो उसकी अकल काम नहीं करती, ऐसी ही बेवकूफ़ियाँ कर बैठती है। तुम उसे माफ़ कर देना और कहना अगर वो मुझसे मिलने ना आई तो मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगी। मुराद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने सर अस्पात में हिलाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहाँ फातिमा बेगम पहले ही जा चुकी थी। मुराद ने पहला कदम उठाया ही था कि उसके जख्म से एक हल्की सी टीस उठी। वो संभल गया, मगर अहमद फौरन उसका सहारा बन गया। जिहान आगे बढ़ा और बारान की तरफ देखते हुए बोला, मैं ज़रा इनको नीचे तक छोड़कर आता हूँ। बारान फौरन बोला, जी नहीं, छोड़कर वापस चले जाता हूँ। जलील आदमी आधा राशन हजम कर गया है। लॉन्च में एक लम्हे को सन्नाटा छाया, फिर एक जोरदार कहका बुलंद हुआ। सबकी हंसी छूट गई। जिहान शर्मिंदगी से छोटा सा मुंह लेकर बैठ गया और मरियम ने बारान को घूरा, मगर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट छुपाए न छुपी। मुराद, अहमद और फातिमा बेगम नीचे चली गई। बारान उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया। दरवाज़ा बंद करके वो वापस लॉन्च में आया तो देखा मरियम बर्तन समेटने में मसरूफ थी। वो खामोशी से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। बाकी सब भी अपनी जगह पर थे। माहौल फिर से नरम और गर्म था। बारान की नज़रें मुसलसल मरियम पर थी, उसकी हर हरकत पर जैसे वो निगाह रखे बैठा था। बाकी सब ने भी ये नज़रों का रक्स बखूबी महसूस किया था। अचानक रुबा बेगम बोली, बस कर दो बारान, नजर लगाओगे क्या मेरी बहू को? बारान ने एतमाद से उन्हें देखा। बीवी है मेरी। एक पल को जैसे वक्त थम गया। सब हैरत से उसे देखने लगे। मरियम शर्म से सुर्ख हो गई, गर्दन झुका ली। बाकी सबने लब दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। कुछ देर और बैठने के बाद सब उठने लगे। रब्बा बेगम ने मरियम को गले से लगाकर कहा, अगर ये नालायक तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी। मरियम हंसी, जी ज़रूर। मोहम्मद साहब ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। खुश रहो बेटा। आयशा सुल्तान ने उसे जोर से गले लगा लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पता है ना? मरियम ने आंखें बंद करते हुए सर हिलाया। जी। शहरोज साहब भी आगे बढ़े और शफकत से मरियम के अपने साथ लगा लिया। फिर सब रुखसत हो गए। बारान ने सबको दरवाजे तक छोड़ा। दरवाज़ा बंद करके वापस लॉन्च में आया, जहाँ मरियम अब बर्तन समेटते हुए आहिस्ते से गुनगुना रही थी। बारान ने एक पल को वो मंजर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून उतर आया। कमरे में नीम रोशनी थी। नाइट बल्ब मध्यम रोशनी के कमरे में एक सकून तारी कर रही थी। सामने सोफे पर बालाज पुष्ट से टेक लगाए कनपट्टी सहला रहा था।
कुछ देर गुजरी थी कि जब अफनान चाय के कप के साथ कमरे में दाखिल हुई। बालाज को देखते ही उसके माथे पर तशवीश के बल पड़े। वो छोटे छोटे कदम उठा दी, बालाज के सामने आ गई और कप सामने पर पड़ी टेबल पर रखा। कप रखने के आवाज पर बालाज ने कनपट्टी से हाथ हटाते हुए देखा तो सामने अफनान को देखते उठकर सीधा हुआ। अफनान खामोशी से उसके पास जगह बनाती बैठी और कप उठाते बालाज को थमाया। बालाज ने खामोशी से कप थामा तो अफनान तशवीश से बोली, सब खैरियत हैं? आप परेशान लग रहे हैं। बालाज ने एक पल के लिए अफनान को देखा, जैसे उसका सवाल समझने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर झुकते हुए बोला, नहीं, बस पार्टी के हवाले से कुछ परेशान था। अफनान ने उसके हाथ पर हाथ रखते थोड़ा दबाव दिया और बोली, क्यों, क्या हुआ? चेयरमैन साहब ने वालिद रंधावा को पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे दी है। कल का दिन मेरे लिए बहुत कठिन है। दिल तो चाह रहा है कि इस्तीफ़ा दे दूं, मगर उन लोगों की वजह से मजबूर हूँ जिनको मुझसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। बालाज ने मुट्ठियाँ भींचते हुए जब्त से बोला, वलीद रंधावा कौन है? अफनान ने मासूमियत से सवाल किया। बालाज ने हैरत से उसे देखा और बोला, एक नंबर का गुंडा मवाली है, कब्जा माफिया है वो, मगर कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम में उसने अपने बंदे बिठा रखे हैं और अब वो खुद सिस्टम का हिस्सा बन गया है। बालाज ने आखिर में माथे पर हाथ रख लिया। तो फिर अब आप क्या करेंगे? अफनान ने सवाल दागा। बालाज ने माथे से हाथ हटाते हुए उसे देखा और बोला, जब तक मैं पार्टी में मौजूद हूँ उसे इसका इरादे में कामयाब हो तो हरगिज नहीं होने दूंगा। वो एक अज़्म से बोला। अफनान ने उसके हाथ पर दबाव डाला और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पूरा यकीन है आप पर। बालाज मुस्कुराकर उठा और अफनान को अपने बाजू के घेरे में लिया। तुम अपना ख्याल तो रख रही हो ना? बालाज उसके आंखों में देखते हुए बोला तो अफनान ने सर अस्बात में हिलाया। बालाज ने उसके माथे पर लब रखे तो अफनान ने सुकून से आंखें मूंदी। कुछ देर यूं ही गुजरे थे। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, बालाज के माथे पर बल पड़े। अफनान उससे दूर हुई तो बालाज बोला, कौन? भाई, मैं हूँ दानिन। दानिन की आवाज़ उभरी, आ जाओ गुड़िया। बालाज ने इजाज़त दी तो दानिन कमरे में दाखिल हुई। वो छोटे छोटे कदम उठाती आगे आई और बोली, भाई, वो मैंने आपको एक काम बोला था। दानिन झिझकते हुए बोली तो बालाज के तासुरात नॉर्मल हुए। हाँ हाँ गुड़िया, तुम फिक्र मत करो, वो महफूज हैं। बालाज बगैर किसी तासुर के बोला तो दानिन के माथे पर बल पड़े। क्या मतलब, क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? दानिन बौखलाहट के जेर असर बोली, गुड़िया, उसकी हिफाजत के लिए मैं फिलहाल तुम्हें बस यही बता सकता हूँ कि वो महफूज हाथों में है। मगर, वो कहते कहते रुका, मगर उसकी माँ और भाई इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी हालत फिलहाल ठीक नहीं है। दानिन के सर पर तो जैसे हैरतों के पहाड़ टूटे थे। वो थोड़ा सा लड़खड़ाई तो अफनान ने आगे बढ़ते हुए उसे सहारा दिया। क्या हुआ है बालाज, आप बता दे क्यों नहीं? अफनान रुंधी हुई आवाज़ में बोली। उसकी किसी से दुश्मनी थी। रातों रात उसके घर पर हमला हुआ और उसके घर वाले उसकी जद में आ गए, मगर ज़ैनब बच गई। वो अब महफूज हाथों में है, तुम फिक्र मत करो। बालाज जब्त से बोला, लेकिन उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दानिन रोते हुए बोली। अफनान ने उसे सीने से लगा लिया। दुश्मन बनने में वक्त नहीं लगता। तुम फिलहाल ये बात किसी से नहीं करोगी, वरना उसकी जान को खतरा लाक हो सकता है। तो दानिन ने जल्दी से आंसू पोंछते हुए सर अस्बात में हिलाया। चलो जाओ और आराम करो। बालाज ने उसे प्यार से पुचकारा तो वो गायब दिमागी से कमरे से बाहर निकली। पीछे बालाज सर्द आह भर कर रह गया। चांद की चमक उस 2 मंजिला हवेली के ऊपर पड़ रही थी। हवेली की एक तरफ मोर अपने पंख फैलाते हुए खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे तो दूसरी तरफ बड़े तर्ज के एक पिंजरे में कबूतर इधर से उधर टहलते फिर रहे थे। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक वसी लाउंज में मौजूद था। मध्यम रोशनियां जल रही थी। हवेली की पहली मंजिल पर एक कमरे का दरवाजा नीमवा था, जिसमें से 2 लोगों की गुफ्तगू सुनाई देती थी। अंदर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, सरदार साई, उस शख्स का पता चल चुका है। वलीद रंधावा ने उसकी तरफ दिलचस्पी से देखा और बोला, कौन है वो? हमारे एक आदमी ने ये फाइल बना कर दी है। उसने उसके सामने एक फाइल ले रही। पढ़ो, उसने हुक्म जारी किया। नाम जैन शम्स खान, कौमियत पिछले 10 साल से इटालियन, उम्र 38 बर्स, ZSK एम्पोरियो और खान रॉयल एंटरप्राइज का मालिक। सर, इससे टक्कर लेना ठीक नहीं होगा, हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। इटली में इसका ताल्लुक ना माफिया के ग्रुप से था ना सियासत से, मगर उसकी जड़ें हर जगह जमी हुई हैं। कुछ अरसे कबल पाकिस्तान लौट आया है, वजह कोई नहीं जानता। सर, बंदा खतरनाक है। वो आदमी बोलकर चुप हुआ तो वलीद रंधावा बोला, एक दफ़ा इस चीफ मिनिस्टर को रास्ते से हटा दूं, फिर इसको भी देखते हैं। वो मिश्राई अंदाज में बोला तो सामने खड़े शख्स ने सर अस्बात में हिलाया। अब न जाने कौन सा तूफान आने को था।
तूफान? हाँ, तूफान। कमरे में गहरी खामोशी थी, एक गूंजती हुई चुप जो दीवारों से टकरा कर अंदर कहीं दम तोड़ देती थी। मुराद बेड पर पहलू बदल कर लेटा हुआ था, चेहरा दीवार की तरफ, जैसे वहाँ कोई और दुनिया हो जहाँ सुकून मुयस्सर हो। दूसरी तरफ महापारा खामोश बैठी थी, निगाहें किसी गैरमई नुक्ते पर जमी हुई थी, जैसे माजी और हाल के दरमियान किसी उलझन में कैद हो। हॉस्पिटल से वापसी के बाद से उन दोनों के दरमियान एक लफ्ज़ भी न बोला गया था। मुराद का अंदाज अजनबियों जैसा था, खामोश, सख्त और लाताल्लुक। महापारा की आंखें मुसलसल जब से सुर्ख हो चुकी थी, मगर आंसू तो जैसे उसे रुसवा करने पर तुले हुए थे, बार बार बगावत करते गालों पर बेमौल बहने निकले। फिर अचानक महापारा के चेहरे पर एक तकलीफ उभरी। वो एकदम से उठी, हाथ पेट पर रखा और मतली के एहसास से दोहरी होती तेजी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। मुराद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। महापारा? वो परेशान सा उठकर बैठा, उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ ही देर बाद महापारा लौटी, चेहरा जर्द, आंखें बुझी हुई, सांस तेज। वो धप से आकर बेड पर गिरी और एक हाथ सीने पर रखे गहरी सांसें लेने लगी। मुराद ने एक लम्हे भी ज़ाया न किया, वो तेजी से उसकी तरफ लपका। महापारा, महापारा, क्या हुआ है? वो निढाल सी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। मुराद ने उसे सहारा देकर उठाया। महापारा, बात करो मुझसे, क्या हुआ है? महापारा ने बस एक लम्हे को उसकी तरफ देखा और फिर उसके सीने में चेहरा छिपा कर रोने लगी, गहरी दबी दबी हिचकियों के साथ। मुराद की जान जैसे लबों पर आ गई, वो उसका गाल थपथपाने लगा। महापारा, मेरी जान, मेरी तरफ देखो, बताओ क्या हो रहा है? मगर वह होशो हवास से बेगाना होती उसके बाजू में झूल गई थी। मुराद की सांसें रुक गई। महापारा, महापारा, वो चीखा और अगले ही लम्हे फौरन खड़ा हो गया। अपने जख्मों की परवाह किए बगैर वो बेड की दूसरी जानिब आया, झुककर महापारा को अपनी बाहों में उठाया। उसके बाजू में टी से उठने लगी थी, कंधे में दर्द की लहर दौड़ गई, मगर उसे परवाह न थी। बस महापारा की बेहोशी ने उसकी दुनिया अंधेरे कर दी थी। जल्दी से वो कमरे से निकला, सीढ़ियाँ फलांगता हुआ पोर्च में आया, महापारा को एहतियात से गाड़ी में लेटाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को दीवानावार हॉस्पिटल की जानिब दौड़ा दिया। गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी। मुराद लपक कर बाहर निकला। किसी को बुलाओ जल्दी, वो जोर से चिल्लाया। नर्सेज दौड़ती आईं, एक स्ट्रेचर जल्दी से लाया गया। मुराद ने महापारा को गोद से निकालकर स्ट्रेचर पर लेटाया। सांस ले रही हैं मगर होश में नहीं है, वो घबरा कर बोला। नर्सेज फौरन उसे लेकर इमरजेंसी की तरफ भागी। दरवाजे पर पहुंचकर मुराद को रोक लिया गया। यहाँ तक बस, आप बाहर इंतजार करें। मुराद बस देखता रह गया, आंखें दरवाजे पर जमी थी और सांस बेतरतीब। वो वहाँ से कभी दीवार का सहारा लेता, कभी जमीन पर बैठ जाता, कभी टहलने लगता। उसकी अपनी शर्ट पर खून के धब्बे अब वाज़ेह हो चुके थे। जख्म की तकलीफ अब जोर पकड़ रही थी, मगर मुराद जैसे दर्द से बेनियाज हो चुका था। कुछ देर बाद इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला। मुराद लपक कर आगे बढ़ा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है अब? डॉक्टर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी, उसके कंधे पर हाथ रखा। परेशान न हो, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस हो गई थी। ऐसी हालत में ये सब नॉर्मल होता है। मुराद ने उलझ कर पूछा, कैसी हालत? डॉक्टर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपके यहाँ खुशखबरी आने वाली है, माशाल्लाह, 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। मुराद का चेहरा खाली हो गया, जैसे कोई लम्हे को सांस लेना भूल गया हो। प्रेगनेंसी? वो आहिस्ते से दोहराया। जब बात उसके दिल व दिमाग में उतरी तो उसकी आंखें नम हो गईं। लबों पर खुशी का ऐसा रंग आया जो बरसों में शायद ही आया होगा। मुबारक हो तुम्हें, डॉक्टर ने नरमी से कहा। अभी इसे ड्रिप लगी हुई है, जब तक वो पूरी होती है तुम अपने बैंडेज चेंज करवा लो। देखो, तुम्हारे जख्म से खून बह रहा है। मैंने कहा था कुछ दिन और हॉस्पिटल रुक जाओ, लेकिन तुम कहाँ सुनते हो। डॉक्टर चली गई और मुराद वहीं खड़ा देर तक बस मुस्कुराता रहा। मुराद का जख्म साफ हुआ, नई बैंडेज लगाई गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता महापारा के रूम की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कन तेज थी, मगर चेहरे पर अजीब सुकून था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। महापारा सफ़ेद चादर ओढ़े नीम कानून की मेलेटी थी, ड्रिप लगी थी, सांस हमवार थी। मुराद ने कुर्सी खींचकर उसके पास रखी, आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखा, झुककर उसके माथे पर बोसा दिया और सरगोशी में बोला, मेरी जान, तुमने मेरी दुनिया बदल दी है। महापारा की बंद आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। शायद सुना था उसने। कुछ देर गुजरी थी। कमरे में हल्की हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। ड्रिप की बोतल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। दिल की धड़कनों की आवाज़ जैसे माहौल में गूंज रही थी। मुराद अब भी वहीं बैठा था। उसकी उंगली नरमी से महापारा की उंगलियों को थामे हुए थी। चेहरा झुका हुआ था, आंखें बंद, जैसे कोई दुआ मांग रहा हो या शायद दिल की गहराई से शुक्र अदा कर रहा हो। चंद लम्हों बाद महापारा की पलकें हल्की सी फिर खुली। मुराद फौरन सीधा हुआ। महापारा?
उसकी आवाज़ में वही घबराहट, वही मोहब्बत, वही इंतज़ार था। महापारा ने आहिस्ता से आंखें खोली। मंजर धुंधला था मगर चेहरा वही पहचाना हुआ मुराद। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई मगर नकाहत अब भी तारी थी। मुराद, वो बमुश्किल बोली। मुराद झुककर उसके करीब हुआ, उसका हाथ अपने लबों से लगाकर बोसा दिया। जान ले ली थी तुमने मेरी, क्या हाल कर दिया था, वो गलोगीरी लहजे में बोला। महापारा की आंखों में नमी आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया अचानक। बस बस कुछ मत कहो, मुराद ने नरमी से उसके बालों को सहलाते हुए कहा। अब सब ठीक है, तुम ठीक हो, बस यही काफ़ी है। मुझे लगा शायद तुम नाराज़ हो मुझसे। महापारा की आवाज़ भरा गई थी। मुराद ने उसके माथे पर बोसा दिया। नाराज़ था बहुत, लेकिन अब तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई है। महापारा ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? मुराद ने मुस्कुराकर उसके हाथों को मजबूती से थामा। डॉक्टर ने बताया कि तुम उम्मीद से हो। महापारा की आंखें पलकों में ठहर गई, सांसें रुक गई। जैसे क्या? वो धीरे से बोली। हाँ मेरी जान, तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप। एक लम्हे को दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। महापारा की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे थे। खुशी, हैरत, पछतावे और मोहब्बत का इम्तिजाज। मुराद ने झुककर नरमी से उन आंसुओं को पूछा। ये आंसू अब नहीं बहेंगे, ठीक है? अब हम दोनों सिर्फ मुस्कुराएंगे, हमारे लिए और इस नन्हे वजूद के लिए जो हमारे बीच पल रहा है। महापारा ने हल्का सा सर इस बात में हिलाया। मैं डरती हूँ मुराद, कहीं फिर कुछ। मुराद ने उसके लबों पर उंगली रख दी। अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। महापारा ने उसकी उंगली को थामा, आंखें बंद की और वह लम्हा हमेशा के लिए महफूज हो गया। सुबह की फिजा पुरसुकून थी, लाइट मध्यम थी, बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। कमरे में बस आहिस्ता चलती हुई हवा के सरसराहट और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बारान किचन से निकला, उसके हाथ में 2 सफ़ेद मग थे। हॉट चॉकलेट के महक हवा में घुल गई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारत छुपी हुई थी। वो आहिस्ता कदमों से मरियम के पास आया जो सोफे पर बैठी कहीं खला में गुम थी। बारान ने मग उसके सामने लहराया। ये लो, मलका आलिया के लिए शाही तोहफा। मरियम ने आंख उठाकर उसे देखा, आंखों में हैरत और हंसी का मिलाप था। ये क्या है? हॉट चॉकलेट, खास तुम्हारे लिए। मरियम हाथ बढ़ाने ही लगी थी कि बारान फौरन मग पीछे खींच लिए। अब नहीं, तुमने तो उस वक्त कहा था इसकी क्या जरूरत है। तो ठीक है, दोनों खुद ही पी लेता हूँ। वह शरारती मुस्कुराहट के साथ सोफे पर बैठ गया और दोनों मगों को सामने रखकर ऐसे देखने लगा जैसे सोच रहा हो कि पहले कौन सा पिए। मरियम ने हंसते हुए उसे घूरा। तमीज से मेरा कप वापस दो, वरना तुमने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं तो बना रहा था हॉट चॉकलेट, तुमने खुद कहा इसकी क्या जरूरत है। पेट खराब होगा तुम्हारा। मरियम ने तंबी की। खुदा का खौफ करो लड़की। बारान ने फौरन हाथ बढ़ाया और दूसरा मग उसकी तरफ थमा दिया। मरियम ने कहका लगाते हुए मग थामा। ये चॉकलेट्स मैं अपने लिए लाई थी जो तुमने हड़प कर ली। पूरे 1 साल का स्टॉक उठा लाई हो, जब खत्म होगी तो और ले आएंगे। फिर भी तुमने किसकी इजाजत से मेरी चॉकलेट्स को हाथ लगाया? बारान ने आंखें तंग की। गंदी भूखी। मरियम ने नाराजगी से चेहरा मोड़ लिया। बारान हंसता हुआ अपनी जगह से उठा, उसके पास आकर बैठा और नरमी से उसे अपने बाजू के हिसार में ले लिया। उसकी उंगलियों से मरियम के बालों को एक लट उठाई और उंगली पर लपेटकर अचानक हल्का सा झटका दिया। आउच! मरियम ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। तुम बहुत अजीब हो बारान, मुझे अक्सर तुम्हारी समझ नहीं आती। बारान ने झूठी हैरत से उसे देखा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? हर मामले में ऐसे ही हो, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे फैसले, सब कुछ। मसलन, बारान ने लुकमा दिया। मसलन जैसे कि मरियम कुछ लम्हे को रुकी, जैसे कि तुम्हारी नफरत की समझ नहीं आई थी कभी। तुम नफरत के बावजूद हमेशा मुझे बचाने के लिए आ जाते थे। बारान की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने आखिरी घूंट हॉट चॉकलेट का पिया और मग टेबल पर रखते हुए आहिस्तेगी से मरियम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही खामोशी थी जो कई राज लिए बैठी हुई थी। तुम्हें खोना मेरी मौत होती, इसलिए तुम्हें बचाना हर बार मेरी जिंदगी बन गया। मरियम की सांसें जैसे रुक सी गई थी। निगाहें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं लेती थी। लम्हे ठहरे जैसे वक्त रुक गया हो। तभी बारान का फोन बजा। वो चौंक गया, जेब से फोन निकाला और मरियम को इशारा करके कॉल अटेंड करने लगा। शायद बिजनेस कॉल थी। लहजा फौरी संजीदा हो गया। कुछ लम्हे बाद वो फोन रखता है और मरियम को देख कर कहता है, चलो काफी रात हो गई है, अब सोना चाहिए। मरियम खामोशी से सर हिलाती उठी और कमरे की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से बारान की आवाज़ आई। मरियम!
वो मुड़ी, बारान उसके पास आया और एक कदम आगे बढ़ाया और फिर नरमी से उसके माथे पर गहरा बोसा दिया। उम्मीद है आज तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मरियम की आंखों में नमी के साथ मुस्कुराहट आई। वो पंजों के बल थोड़ा सा उबर हुई और बारान के गाल पर नरमी से बोसा दिया। तुम्हें भी। और वो उसे हैरत ज़दा छोड़ती नरमी से मुस्कुराते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बारान वहीं साकित खड़ा रह गया, फिर आहिस्ता से वही गाल छूता हुआ जहाँ मरियम के होंठ लगे थे। ठरकी औरत, वो आहिस्तेगी से बड़बड़ाया और अपनी ही बात पर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ लौट गया। अपनी खामोशी में ढल रही थी। बारिश रुक चुकी थी मगर खिड़की के शीशे पर नमी की एक तह अब भी चमक रही थी। कमरे में मध्यम सा पीला नूर फैला हुआ था और कमरे की खामोशी में सिर्फ दलान की सांसें सुनाई दे रही थी। वह बेड पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए कंबल में लिपटी हुई, नजरें सामने थी मगर ध्यान कहीं और। ईसा अंदर दाखिल हुआ तो उसे फौरन एहसास हो गया था कि दलान आज फिर रॉकी को याद कर रही थी। ईसा आहिस्तेगी से उसके करीब आया और उसके पास बैठते हुए बोला, फिर याद आ रही है ना? दलान ने धीरे से सर हिलाया। पता है, रॉकी जब रात को मेरे पास लेटता था ना तो मुझे लगता था जैसे सब ठीक है। अब कमरा खाली लगता है, दिल भी। ईसा ने उसका हाथ थाम लिया। कमरा खाली नहीं है, मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। दलान ने हौले से ईसा की तरफ देखा। तुम वाकई रॉकी की तरह हो, खामोश लेकिन समझने वाले। मेरे पास हो तो थोड़ा सा सुकून आ जाता है। ईसा मुस्कुराया। बस रॉकी की तरह ट्रीट ना करना वरना मैं भौंकने लग जाऊंगा। दलान हंसती, हंसी में आंसू छिपे हुए थे। ईसा ने आहिस्ता से उसके चेहरे के करीब आते हुए सरगोशी की। तुम्हारी ये हंसी, बस ये वापस आ जाए तो सब कुछ वापस आ जाता है। फिर वो थोड़ा सा झुका और नरमी से एहतराम के साथ उसके लबों को एक लम्स दिया। हल्का, गहरा लेकिन मुहज़्ज़ब, ऐसा लम्स जो वादा था कि वो हमेशा साथ होगा। दलान ने आंखें बंद कर ली। एक आंसू गाल पर आया तो ईसा ने उसे अपनी उंगली से साफ किया। सो जाओ अब, मैं हूं ना, और वो भी जहाँ कहीं है। रॉकी भी हमारी दुआ में है। दलान ने अपना सर ईसा के कंधे पर रख दिया। बाहर बारिश की खुशबू अब भी बाकी थी और अंदर एक खामोश मोहब्बत की रोशनी जल रही थी, ऐसी रोशनी जो वक्त के साथ और गहरी हो रही थी। कमरे में हल्की नीली रोशनी चल रही थी। बाहर रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। वक्त शायद ठहर सा गया था। हन्नान बेड पर नीम दराज था, एक हाथ के सहारे तकिए से टेक लगाए, आंखों में दिन भर की थकन लिए मगर चेहरे पर सुकून था। जमरत सामने ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने बैठी अपने बालों से खेल रही थी। कभी चोटी बनाती, कभी खोल देती, कभी खुद को आईने में गौर से देखती जैसे किसी फिल्मी सीन की रिहर्सल कर रही हो। अचानक उसकी नज़र दराज में रखे एक छोटे से परफ्यूम बोतल पर पड़ी जो वो कभी कभार इस्तेमाल करती थी। उसकी आंखों में शरारत की चमक उभरी। उसने धीरे से बोतल उठाई और उल्टे कदम चलते हुए हन्नान के करीब पहुंची, जो अब अपनी आंखें बंद किए दुनिया माफियाना से बेखबर शायद नींद की दहलीज पर था। जमरत ने आहिस्ता से परफ्यूम हन्नान की गर्दन पर छिड़क दिया। उफ! हन्नान ने चौंकते हुए आंखें खोल दी। जमरत, क्या कर रही हो? जमरत ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए मासूम बनने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस जरा सी खुशबू लगा रही थी आप पर, ताकि आपके ख्वाब भी खुशबूदार हो। हन्नान ने आधी आंख से उसे देखा। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में वाकई कार्टून्स रहते हैं। जमरत ने मुंह बनाती हंसी और फिर जल्दी से पीछे हट गई मगर अचानक उसका पैर बेड के नीचे रखे पानी की बोतल से टकराया और वह संभल न सकी, सीधा बेड पर गिर गई, हन्नान के बिल्कुल ऊपर। हन्नान ने उसे बाजू से थाम कर गिरने से बचाया और लम्हा भर के लिए दोनों की नजरें टकरा गई। जमरत का चेहरा हन्नान के चेहरे के इतने करीब था कि उसकी सांसों की गर्माइश साफ महसूस हो रही थी। शरारतें करना आती हैं मगर बचना नहीं आता, हन्नान ने मुस्कुराते हुए कहा। जमरत ने झेप कर नजरें चुराई। वो अचानक गिर गई थी। हाँ, देखा मैंने, खुद आई थी गिरते हुए, अब बहाने। हन्नान ने आहिस्ता से उसके गाल के लट को पीछे किया। खैर, अब आ ही गई हो तो जरा रुको तो सही। जमरत की सांसें रुकने लगी, दिल तेज धड़कने लगा। हन्नान ने उसके चेहरे को नरमी से थामा, फिर उसकी पेशानी पर एक नरम बोसा दिया। जमरत ने आंखें बंद कर ली। अब कोई नई शायद ना करना, बस ये लम्हा चुपचाप गुजारने दो। हन्नान ने शर्मोशी की। जमरत ने सर हिलाया मगर चेहरा अब भी शर्म से गुलाबी हो चुका था। वो आहिस्ता से पहलू बदलकर हन्नान के करीब लेट गई। उसकी उंगलियां हन्नान के हाथ में उलझ गईं। कमरे में सुकून सा छा गया, खामोशी जो अल्फाज से बेहतर महसूस हो रही थी। वक्त जैसे थम गया। बाहर रात अपने आखिरी पहर की तरफ बढ़ रही थी और अंदर दो दिल एक नए एहसास में खामोशी से जुड़ रहे थे। मोहब्बत, शर्मिंदगी, हसीन मिलाप,
से जन्म लेता एक नया रिश्ता जो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। सुल्तान हवेली के बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। दरख्तों की शाखें मध्यम शोर पैदा कर रही थी। कमरे में एक पुरसुकून खामोशी थी। बस खिड़की से आती हुई हवा पर्दों को हौले हौले हिला रही थी। हातिम दानिन के गोद में सर रखे लेटा था और दानिन आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी जो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक की मानिंद थी। वक्त जैसे थम सा गया हो। तुम्हें पता है, हातिम ने धीरे से कहा। क्या? दानी ने नरमी से पूछा। तुम्हारी उंगलियां मेरे बालों में चलती है ना, तो कुछ लम्हों के लिए लगता है जैसे दुनिया की सारी तकलीफें थम गई हों, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दानी ने मुस्कुराई। सब कुछ वाकई ठीक हो जाएगा हातिम? हातिम ने आंखें बंद रखते हुए पूछा। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुमने गलत फैसला किया मेरे साथ आकर? दानिन की उंगलियां रुक गई। ये सवाल फिर से? हातिम ने हल्का सा तल्ख हुंकारा भरा। कभी कभी लगता है तुम इतनी जिंदगी से भरपूर हो। तुम्हारी आंखों में ख्वाब है, मुस्तकबिल है, और मैं बस एक ऐसा शख्स हूँ जिसे वक्त ने मोहलत ना दी। दानी ने थोड़ा झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। हातिम, जिंदगी मोहलत से नहीं मोहब्बत से चलती है, और तुमने मुझे वो मोहब्बत दी है जो शायद पूरी उम्र भी कोई न दे पाए। हातिम ने आंखें खोलकर उसे देखा। अगर मैं चला गया तो? तुम नहीं जा रहे, दानी ने मजबूत लहजे में कहा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए लड़ूंगी, रब से, तकदीर से, हर आजमाइश से। हातिम की आंखें नम हो गई। तुम बहुत बहादुर हो। नहीं, दानीन मुस्कुराई। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बस। हातिम ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। कभी कभी दिल करता है वक्त को रोक लूं, जैसे अभी बस हम दोनों, यूं ही। तो रोक लो ना, दानी ने शायद से कहा। हातिम उठकर बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। मुझे तुम्हारी हंसी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ लगती है। दानी ने पलकें झुका ली। और तुम मेरी जिंदगी हो हातिम। हातिम ने उसके लबों को छुआ, आहिस्ता से, नरमी से, जैसे वो लम्हा टूट ना जाए। दोनों एक लम्हे के लिए वक्त से आज़ाद हो गए। फिर वो आहिस्ता से उसके कंधे से लगा। मुझे डर लगता है दानिन, जब रात सोने से पहले वो आखिरी सोच आती है कि अगर कल ना हो। दानी ने उसे खुद से भींच लिया। अगर कल ना हो तो हम आज को खूबसूरत बना लेते हैं। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। दानी ने हातिम का सर दोबारा अपनी गोद में रखा और उसके माथे को सहलाने लगी। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए हातिम। क्या? क्या तुम हार नहीं मानोगे मेरे लिए, अपने लिए? तुम लड़ोगे जब तक हम जीत ना जाएं? हातिम ने नम आंखों से इस्बात में सिर हिलाया। और एक वादा तुम मुझसे करो। क्या? दानी ने सवालिया नजरों से देखा। कि अगर कभी मैं कमजोर पड़ जाऊं तो तुम मुझे लड़ने का हौसला देना, जैसे अब दे रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हातिम, हर लम्हे, हर दर्द में। हातिम ने उसके हाथों को चूम लिया। फिर वो आहिस्ता से उसके सीने से लगा। एक गहरी सांस ली। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो दानीन। कमरे में सिर्फ दिलों की धड़कनें बाकी रह गई थी और उम्मीद की एक हल्की रोशन किरण जो दोनों के वजूद में सराहियत कर गई थी। पूरे घर में खामोशी का राज था। सिर्फ बारान के कमरे में मध्यम रोशनी में लैपटॉप की स्क्रीन जगमगा रही थी। वो गहरे नीले रंग के ढीले से नाइट शर्ट में बेड पर बैठा, टांगे मोड़े लैपटॉप गोद में रखे, काम में पूरी तरह मगन था। उसकी आंखों में तवज्जो की एक मखसूस चमक थी। पेशानी पर मामूली बल, जैसे किसी पेचीदा हिसाब या मंसूबे में उलझा हो। उसके बाल कतरे बिखरे थे, मगर वो उन्हीं में मसरूफ उंगलियों से कभी कुछ लिखता तो कभी चुपचाप स्क्रीन को तकता, जैसे अपने ही जहन से मुकाबला कर रहा हो। दूसरी तरफ मरियम अपने कमरे में नींद में डूबी हुई थी। नींद की गहराई में होने के बावजूद मरियम की पेशानी पर शिकनें उभरी हुई थी। वो करवट लिए हुए किसी ख्वाब में मुब्तला। नहीं, ये ख्वाब नहीं, एक डरावनी याद थी जो बार बार उसे घसीट कर माजी में ले जा रही थी। नहीं, छोड़ दो, मेरी आपी को मत मारो, वो हिस्यानी अंदाज में बड़बड़ा रही थी। उसके चेहरे पर खौफ और बेबसी फैली हुई थी। माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। सांस बेतरतीब हो रही थी और अचानक वो एक झटके से आंखें खोलकर उठ बैठी। सांस उखड़ी हुई थी, आंखों में वहशत, हाथ सीने पर। नहीं नहीं, वो घबराहट में बेड से उतरने लगी, मगर जमीन पर पैर रखते ही लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से बेआवाज सिसकियां निकल रही थी। सांस जैसे रुकती जा रही थी। बारान जो कमरे में बैठा लैपटॉप पर झुका हुआ था, उसने साइड टेबल पर हाथ मारा। शायद पानी लेना चाहा, मगर मेज खाली थी। उसने लैपटॉप आहिस्ता से साइड टेबल पर रखा, चप्पल पहनी और कमरे से बाहर निकला। वो नीम तारी किचन में आया। जग से गिलास में पानी भरा ही था कि उसे एक कमजोर सी सदा सुनाई दी। बारान। वो चौंक कर मुड़ा। मरियम। माथे पर बल पड़े। वो फौरन मुड़ा और तेजी से मरियम के
कमरे की तरफ लपका। दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर सामने था वो उसके दिल को हिला गया था। मरियम ज़मीन पर गिरी हुई, दोनों हाथ सीने पर रखे बमुश्किल सांस ले रही थी। चेहरा सफ़ेद, आंखें खौफ से फैली हुई थी। मरियम! बारान झुककर फौरन उसे संभालते हुए बोला, क्या हुआ है? मरियम ने बमुश्किल लब हिलाए। वो आप ही मार देगा, मुझे जाना है, मुझे बचाना है आप ही को। उसके लहजे में जुनून था, एक दर्द था जो लफ्ज़ों में समोया नहीं जा सकता था। बारान ने उसे बाजुओं में थामा। मरियम सुनो मरियम, अनुषा मर चुकी है। एक पल को मरियम साकित हुई, आंखें फटी फटी, जैसे हकीकत दोबारा दिल पर हथौड़ा मार गई हो। उसी लम्हे उसकी सांस दोबारा उखड़ने लगी। इन्हेलर कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं। बारान ने माथे पर हाथ मारा। अच्छा मेरी तरफ देखो मरियम, मेरी जान, मेरा सुकून, मेरी आंखों में देखो। मरियम ने सिसकती आंखों से उसकी तरफ देखा। बारान ने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा। हाँ ऐसे, अब मेरे साथ सांस लो, आहिस्ता गहरा सांस, शाबाश, ऐसे। हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो नरमी से बोलता, उसके चेहरे पर झुकता, पेशानी चूमता रहा, जैसे अपने लम्ब से उसका दर्द खींच लेना चाहता हो। कुछ देर बाद मरियम की सांसें बहाल हो चुकी थी। वो अब भी बारान के सीने से लगी लरज रही थी। बारान ने उसे बाहों में उठाया और आहिस्ता से बिस्तर पर लेटा दिया, मगर मरियम झटके से उठ बैठी। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। बारान ने उसका बाजू पकड़ा और धीरे से कहा, रिलैक्स रिलैक्स। मरियम मेरी तरफ देखो। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए वो प्यार से बोला, देखो सब भूल जाओ, वो सब माजी का हिस्सा है। हाल में जियो, मैं हूँ तुम्हारे हाल में, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी पनाह। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। बारान मैं टूट रही हूँ। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे सब्र नहीं आता बारान। मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे सब्र आ जाए, मगर नहीं आता। दिल फटता है, दर्द होता है, मन करता है दिल को निकाल कर फेंक दूँ। तुम दुआ करो कि मुझे सब्र आ जाए। अल्लाह शायद तुम्हारी सुन ले। वो मेरी क्यों नहीं सुनता? वो काँप रही थी, हिचकियाँ ले रही थी। बारान ने उसका चेहरा थाम कर अपनी आंखों के सामने किया। मरियम मेरी मिठू, मेरी मधुमक्खी, तुम मजबूत हो। मुझे वो पुरानी मरियम चाहिए जो हर तूफान से लड़ती थी। देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस बस करो, देखो क्या हाल कर लिया है तुमने अपना। मत तड़पाओ मुझे। वो उसे गहराई से देखता रहा, फिर आहिस्ता से अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया। बस बस अब कुछ मत कहो, सो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पास। उसके बाद बारान ने उसके माथे पर बोसा दिया, आहिस्ता से उसे बिस्तर पर लेटाया, उसके बालों में उंगलियां चलाई और साकित निगाहों से उसका चेहरा देखता रहा, जैसे हर नक्श, हर कर्ब अपने अंदर उतर रहा हो। कुछ ही देर में मरियम की आंखें बंद हो गईं और नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। बारान ने लंबी सांस ली और वहीं उसके करीब बैठा, उसके बालों में उंगलियां फेरते फेरते खुद भी नींद की वादी में उतर गया। सुबह की रोशनी कमरे में नरम धूम की मानी दर आई थी। खिड़की के पर्दे हौले हौले हिल रहे थे और हवा की लतीफ सरसराहट मरियम के चेहरे से टकरा रही थी। उसकी पलकें हिली जैसे नींद की मोहरें आहिस्ता आहिस्ता टूट रही हों। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और वो बिस्तर पर करवट बदलते हुए कुछ लम्हे छत को यूं तकती रही, जैसे खुद को ये बावर करवा रही हो कि वो जाग चुकी है और हाँ, ये हकीकत है। चंद लम्हों बाद वो धीरे से उठ बैठी। उसके बाल जो रात खुले थे अब भी शानों पर बिखरे हुए थे, गहरे सियाह और रेशमी, जैसे शब की खामोशी में गिरे कोई सियाह अबशार। वो नीचे उतरी और एक हाथ से अपने बालों को समेटते हुए नरमी से जोड़ा बनाने लगी। उंगलियां महारत से काम कर रही थीं, लेकिन चेहरे पर संजीद की बदसतूर छाई थी। एन उसी लम्हे कमरे के बाहर बारान हाथ में चाय का मग लिए मरियम को उठाने की नीयत से दरवाजे पर दस्तक देने वाला ही था, मगर नजरों के सामने का मंजर जैसे वक्त को रोक गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और उस दरार से वो मरियम को देख रहा था, बिखरे बाल को समेटती, बेखबरी में नरमी से खुद को संवारते हुए। बारान की सांस एक पल को रुकी, आंखों में एक खामोश सा जज्बा उतर आया। बारान से कोई पूछता कि दुनिया का सबसे हसीन मंजर देखा है, तो वो एक बगैर सोचे समझे मंजर को बयान कर देता। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। अगले ही लम्हे उसने खुद पर काबू पाया, मुस्कुराते हुए हौले से दरवाजे पर दस्तक दी। मरियम। मरियम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, निगाहें उसके चेहरे पर रुकी, मगर चेहरे पर कोई तासुर न आया, बस एक खामोश सा एतराफ कि वो जाग चुकी है। बारान मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, आहिस्ते से उसके करीब आया और उसकी थोड़ी को नरम हाथों से ऊपर करते हुए बोला, आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मरियम ने आहिस्तेगी से सर हिलाया और बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बारान कुछ लम्हे दरवाजे की तरफ देखता रहा, फिर हल्की सांस लेकर बाहर चला गया। 5 मिनट बाद मरियम बाहर निकली, सादा मगर नफीस लिबास में,
चेहरा धुला हुआ मगर आंखें अब भी शब घसीट वो बारान के साथ चलती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। टेबल छोटी सी थी 4 लोगों के लिए, मगर उस वक्त उन दोनों के बीच फासले बहुत बड़े थे। बारान ने नरमी से मरियम के प्लेट में नाश्ता निकाला, फिर खुद भी बैठकर खाने लगा। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर कहीं बाहर डिनर पर चलेंगे, उसने कहा, जैसे उसकी रोजमर्रा की खामोशी में थोड़ा सा रंग भरने की कोशिश कर रहा हो। मरियम ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे सर हिला दिया। तुम कुछ बोलोगी भी? बारान ने हल्के तंज से कहा, मगर लहजे में सख्ती नहीं थी। क्या बोलूं? मरियम की आवाज़ धीमी थी, मगर उसकी एक अजीब सी थकन छुपी हुई थी। कुछ तो बोलो, बारान ने आहिस्ता से कहा, मगर मरियम ने बस कंधे उचका दिए। बारान खामोशी से उसे देखता रहा। वो जानता था वो टूट रही है, आहिस्ता आहिस्ता, अंदर ही अंदर, मगर जुबान से कुछ नहीं निकलता। बस वो आंखें, वो चुप चीख चीख कर बयान कर रही थी। नाश्ता खत्म होते ही बारान उठा, अपनी गाड़ी की चाबी और बैग उठाया और चलते चलते एक पल को मुड़ा, मगर रुक कर बोला, मुझे दरवाजे तक नहीं छोड़ोगी? मरियम ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, आंखें एक लम्हे के लिए भटकी, फिर वो धीरे से कुर्सी से उठी और उसके पीछे चलने लगी। जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक मरियम ने नरमी से खामोशी से उसकी पूंछ से लेपट गई। बारान एक पल को चौंक गया। उसके वजूद के गिर्द उसके लम्स ऐसे बसा जैसे रात की खामोशी में किसी मासूम परिंदे की सरगोशी। उसने मुड़कर मरियम का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और उसकी आंखों में झांका। आंखें नम थी, आंसू पलकों से झलकने को तैयार। मरियम, वो धीरे से बोला, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं नहीं जा सकूंगा। मरियम ने धीरे से सर उठाया, अपने अफसार जैसे बाल पीछे करते हुए उसे देखा। क्यों कर रहे हो ये सब मेरे लिए? तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं है बारान। बारान की निगाहें उसके चेहरे पर ठहर गई। वो नरमी से मुस्कुराया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मरियम, बस तुम्हारी मुस्कुराहट और वो हिम्मत जो तुम कहीं पीछे छोड़ आई हो, बस वो वापस चाहिए। ये कहते हुए उसने एक बार फिर उसके माथे पर बोसा दिया, नरमी से जैसे रूह को छू गया हो। शाम को जब आऊं तो मुझे मेरी मधुमक्खी वापस चाहिए, ठीक है? मरियम ने होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट, खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। बारान ने एक गहरी सांस ली, जैसे दिल पर कोई भारी पत्थर रखे, और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर बाहर निकल गया। सुबह की खनकी अभी बाकी थी। यूनिवर्सिटी में चहल पहल जारी थी। जिहान तैयार होकर यूनिवर्सिटी आया और हमेशा की तरह पार्किंग से अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा, मगर कदमों में वो बेसाख्ती की ना थी जो हमेशा होती थी। उसकी नजरें बार बार माहिन के डिपार्टमेंट की तरफ उठती। दिल बेकरारी में लिपटता हुआ था, लेकिन वो जब्त करते हुए सीधा अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। दिल अंदर से चिल्ला रहा था, माहिन को भी समझना चाहिए, अगर अपने भी कभी गलत हो तो उनकी भी माननी नहीं चाहिए। इस दफ़ा तुम्हारा भाई गलत है माहिन, और तुम्हें ये समझना होगा कि तुम इसकी वजह से मुझे नहीं छोड़ सकती। जिहान दिल पर पत्थर रखते अपने डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ। अभी वो क्लास की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में चंद इक्का दुक्का स्टूडेंट्स खड़े नजर आए। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर रिंग हुई। उसने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। माथे पर बल डालते उसने कॉल रिसीव की। हेलो, उसने कहा तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ उभरी। अफसोस, हन्नान न खुद अपनी बहन की हिफाजत कर पाया, न तुम्हें करने दी। किसके आश्रय छोड़ा है उसने अपनी बहन को? एक ड्राइवर? जिहान की धड़कन लम्हे भर को रुकी। वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी, मगर जहन उस वक्त सिर्फ एक ही तरफ दौड़ा। माहिन, कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो? जिहान दहाड़ा। उसके कदम पे इख्तियार ही बाहर की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ से वही आवाज़ गूंजी, अपनी मनकुहा को बचा सकते हो तो बचा लो। उसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। कौन है तू खबीस आदमी? असली मर्द की औलाद है तो नाम बता। जिहान दहाड़ा। आसपास के स्टूडेंट्स ने चौंक कर देखा, मगर वो तो कुछ सुनने के काबिल ही न रहा था। दिल में आग सी लगी, कदम भागने लगे। वो माहिन के डिपार्टमेंट की तरफ दौड़ा। सीढ़ियाँ फलांगता, सांस फूला हुआ था, आंखों में फकत खौफ। क्लास में दाखिल होते ही उसने एक लड़की से पूछा, माहिन कहाँ है? सांस फूला हुआ, लहजा थर थर कांपता। प्रोफेसर दहाड़ा, ये कौन सा तरीका है, बाहर जाएं। जिहान का सब जवाब दे गया, चुप करें आप। वो दहाड़ा। सब चौंक गए। लड़की घबरा कर बोली, वो अभी तक नहीं आई। जिहान का दिमाग सुन्न हो चुका था। कीमती शय खोने का डर क्या होता है कोई उससे पूछता। दीवानावार कैफेटेरिया की तरफ भागा, नजर दौड़ाई, मगर माहिन का कहीं नामो निशान न था। उसका दिल फटने लगा। वो वापस डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ा तो सामने उसे जरनूर दिखाई दी। फौरन उसके पास पहुंचा। जरनूर, माहिन आई है? जरनूर ने हैरत से उसे देखा। नहीं, उसने कहा था वो आएगी, मगर अभी तक तो नहीं आई।
जिहान की टांगों से जान निकल गई। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? उसने सर झुकाया, आंखें नम थी। जरनूर हरासा हो गई। क्या हुआ है जिहान, ऐसे क्यों बैठे हो? तुमने उसे फोन किया? जिहान के जहन में बिजली गूंजी। नहीं, रुको मैं करती हूँ। जरनूर ने जल्दी से फोन निकाला, नंबर डायल किया। फोन बंद जा रहा है। जिहान का दिल मचीद डूबा। इतने में जरनूर के साथ खड़ी एक लड़की ने कहा, माहिन लो आ गई। जिहान ने झटके से सर उठाया, नजरें सामने दौड़ाई और एक लम्हे के लिए भी देर के बगैर वो दौड़ा। माहिन अंदर आ रही थी। अभी यूनिवर्सिटी गेट पर क्या ही था कि जिहान ने आकर उसे जोर से खुद में भींच लिया। माहिन ने चौंक कर उसे देखा। जिहान क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। मगर जिहान जैसे होश में ही ना था। वो काफी देर उसे सीने से लगाए खड़ा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को संभाला। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? वो उसके चेहरे का आंखों हाथों को टटोल रहा था, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि वो सही सलामत है। माहिन ने हैरत से नफी में सर हिलाया। क्या हुआ है जिहान, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? जिहान की आवाज़ टूट रही थी। मैं डर गया था माहिन, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे लगा मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं बहुत डर गया था, बहुत डर गया था। उसने दोबारा उसे सीने से लगाया, जैसे अगर छोड़ा तो खो देगा। अतराफ के तलबा मुस्कुराते हुए मंजर देख रहे थे। कुछ ने मोबाइल्स निकाले, कुछ दिल ही दिल में वाह कहकर रह गए। माहिन ने नरम हाथ से उसकी पुष्ट थपथपाई। चलो बैठकर बात करते हैं। कैफेटेरिया के एक निस्बतन सुनसान गोशे में, जहाँ खिड़की से धूप की एक नरम लकीर फर्श पर बिछी हुई थी, वो दोनों आमने सामने बैठे थे। जिहान का चेहरा संजीदा, जैसे अंदर कोई तूफान थम नहीं रहा हो। माहिन अभी तक सदमे में थी। वो उसे देखे जा रही थी। जिहान, उसने धीरे से कहना चाहा, मगर वो कुछ भी न बोला। उसकी नजरें मेज पर रखी चाय के कप पर मजीद जमी हुई थी, जैसे कप में उबलती चाय में उसके दिल का गुबार झलक रहा हो। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर अचानक जिहान ने अपना हाथ मेज पर रखा। माहिन की जानिब थोड़ा सा झुककर बोला, बस बहुत हो गया। माहिन ने आंखें फैलाई। क्या? अब मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना तुम्हारी आंखों का उदास होना, ना तुम्हारे भाई, ना इसके सख्त लहजे। जिहान की आवाज में एक अजीब सुकून था, मगर उस सुकून के नीचे आग जल रही थी। आज से, उसने रुककर गहरी सांस ली, आज से तुम्हें मैं पिक एंड ड्रॉप करूंगा। यूनिवर्सिटी आना जाना, रुकना चलना, जहाँ भी जाना हो सब मेरे साथ होगा। कोई जरूरत नहीं है हन्नान की इजाजत की। माहिन का दिल धड़का। जिहान, तुम ऐसा फैसले जज्बात में आकर मत क्या करो। वो मेरा भाई है और तुम मेरी बीवी। जिहान ने पहली बार नजरें उठाकर उसे देखा। क्या फर्क पड़ता है उससे? निकाह के बावजूद तुम्हारे हर कदम गुनाह के तराजू में तोला जाता है। और मैं खामोशी से देखता रहूं? नहीं माहिन, अब नहीं। माहिन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो बस डरते हैं। वो चाहते हैं मैं महफूज रहूं। जिहान की हंसी तलखी से लबरेज थी। तो ठीक है, मैं ही तुम्हारी हिफाजत करूंगा, देख लूंगा तुम्हारे भाई को भी। माहिन की आंखों में नमी तैर गई। लेकिन तुम उनसे उलझ मत जाना प्लीज। मैं नहीं चाहती किसी भी रिश्ते में तलखी हो। जिहान ने नरमी से नजरें फेर ली। कुछ देर खामोश बैठा रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी आदमी थक जाता है समझाते समझाते। तुम्हें हर बार छुपाना, रोकना, छोटे झूठ बोलना इसलिए नहीं था कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि ये रिश्ता मजबूत है। और मजबूत रिश्ते छिपते नहीं, लड़ते हैं, खड़े रहते हैं। माहिन की आंखों से आंसू टपकने को थे। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस एक हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। जिहान ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, मगर वो हंसी अधूरी रह गई। आज तुम नहीं आती तो शायद मैं खुद को खो देता। उसकी आवाज में वही दर्द था जो वो दिन भर सहता रहा। माहिन धीरे से बोली, मैं क्यों ना आती? और तुम बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ क्या था आखिर तुम्हें? जिहान ने निगाहें झुका ली। तुम्हारे लिए बस ये जानना काफी है कि तुम्हारी हिफाजत मुझसे बढ़कर कोई और नहीं कर सकता। माहौल खामोश हो गया। सिर्फ उनके दरमियान रखी चाय की भाप धीरे धीरे हवा में तहलील हो रही थी, जैसे वक्त का लम्हा ठहर गया हो। मगर फिर माहिन ने मौजू बदलने के लिए कहा, जिहान, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें क्या कहने वाली थी जब तुमने मुझे आज खुद में भेजा था? जिहान ने सवाली नजरों से उसे देखा। माहिन मुस्कुराई कि तुम मेरा शोहर कम और। वो अभी जुमला मुकम्मल करने ही वाली थी कि जिहान ने फट से बोला, प्लीज भाई मत कह देना। माहिन का कहना बुलंद हुआ। माहौल एकदम बदल गया। वो दोनों मुस्कुरा दिए। आंखों की नमी को वो कह के मैं छुपा लिया। और तब पहली बार उन दोनों ने ये जाना कि कभी कभी खामोशी भी कह जाती है वो सब जो अल्फाज नहीं कह पाते। ऑफिस की खिड़की से छनकर आती सूरज की नरम रोशनी कमरे में बिखरी हुई थी, मगर बरन की आंखों में छाई अंधेरे से उस रोशनी से जुदा थे। वो
गहरी खामोशी के आलम में अपने चेयर की पूंछ से टेक लगाए बैठा था, मगर उसकी निगाहों के पर्दे पर मरियम का बुझा हुआ चेहरा, उसकी सहमी हुई आंखें और कांपती हुई आवाज बार बार उभर रही थी। वो मर जाएगी बरहान, मुझे जाने दो, आप ही को बचाना है। ये अल्फाज जैसे उसके दिमाग में कील बनकर गड़े हुए थे। कितनी ही बार उसने इसे असियत दी थी, लफ्जों से, लहजे से, और अब वही चेहरा, वही वजूद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, मगर बरहान ने सर न उठाया। दरवाजा खुला और अहमद अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मरियम? अहमद ने सामने वाले कुर्सी संभालते हुए नरमी से पूछा। बरहान के लबों पर एक बेबसी तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी। उसने नजरें अहमद की तरफ उठाई, जिनमें दुख, परेशानी और बेयकीनी का एक अजीब इम्तिजाज था। कोई पूछे कैसा है वो शख्स जो कल तक कहता था कि उसे बर्बाद कर देगा, और आज उसी की आंखों में आंसू की नमी नहीं सूखी। अहमद ने कुछ बोलने के लिए लब वाक़िए, मगर खामोश रहा। बरहान आगे को झुका, उसके दोनों हाथ मेज पर रखे थे, जैसे खुद को सहारा देने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज़ भारी और बोझल थी। अहमद, वो दिन ब दिन टूट रही है। मैं उसकी किरचियाँ चुनने की कोशिश करता हूँ, मगर हर बार वो मेरी उंगलियाँ काट लेती है। मैं उसे संभालना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ, मगर वो मुझे लगता है जैसे वो मेरे हाथों से रेत की मानिंद फिसलती जा रही है। बरहान के पलकों पर लरसते हुए एक आंसू ने आखिरकार हार मान ली। वो खामोशी से उसके गाल पर बह गया। मुझे डर है अहमद, कहीं उसे जोड़ते जोड़ते मैं खुद न बिखर जाऊं। मैं नहीं देख सकता उसे इस हाल में। ये कहकर उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसकी मजबूत शख्सियत का खोल उस लम्हे टूट गया था। अहमद, जो अब तक गंभीर खामोशी से सब सुन रहा था, फौरन उठा और बरहान के करीब आया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बरहान, तुम टूटने के लिए नहीं बने, तुम उसकी ढाल हो, सहारा हो, और सहारे कभी बिखरते नहीं, वो तो औरों को जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। बरहान ने आहिस्ता आहिस्ता हाथों से चेहरा उठाया। आंखें सुर्ख थी, मगर अहमद की बातों ने गोया उसके अंदर एक नया हौसला जगाया हो। बस इतना याद रखो, जो दर्द तुम्हें महसूस होता है वही तुम्हारी मोहब्बत की दलील है, और वही दलील तुम्हें उसे मुकम्मल करने का हक देती है। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई थी, मगर उस खामोशी में भी एक उम्मीद की किरण थी। कुछ देर बाद अहमद ने मेज पर पड़े टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकाला और बरहान के सामने रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, चलो जनाब, आंसू पोंछो और वापस उसी दीज पर आओ जिसने मरियम को पहली बार मुस्कुराना सिखाया था। बरहान ने एक गहरी सांस लिया, गर्दन पीछे की और आंखें चंद लम्हे के लिए बंद की। जब दोबारा खोला तो वो निगाहों में नमी जरूर थी, मगर साथ में एक अज़म भी झलक रहा था। सुल्तान हवेली की बुलंदोबाला मेहराबी दरवाजे से जिहान ने अंदर कदम रखा। दाएं हाथ में माहिन का हाथ मजबूती से थामा हुआ था। चेहरे पर सख्ती और आंखों में सिर्फ एक बात थी, अब और बर्दाश्त नहीं। लोन में बैठे हन्नान, ईशल और अब्बा हुजूर ने जैसे ही उन्हें देखा, सबकी नजरें एक साथ उन दोनों पर जम गई थी। हन्नान की आंखों में शक और गुस्सा भड़क उठा। ईशल ने बेयकीनी से माहिन को देखा, जो नजरें झुकाए जिहान के साथ साथ चल रही थी। हन्नान तेजी से उठा। जिहान, ये क्या हरकत है? जिहान ने सख्ती से माहिन का हाथ थामे रखे हुए जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और ये मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद ये मेरे साथ आएगी, मेरे साथ जाएगी। किसी को एतराज है तो अभी कर ले। हन्नान आगे बढ़ा। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं, और शरीफ घरों के ये तौर तरीके नहीं होते कि उसको यूं हाथ पकड़ कर लिया फिरो। छोड़ो हाथ मेरी बहन का। जिहान का सब टूटने को था, और शरीफ घरों में बहनों पर पाबंदियां लगाकर उनके रिश्तों का मजाक बनाना कौन सा तरीका है? अगर तुमसे अपनी बहन की हिफाजत नहीं हो रही तो तुम्हें क्या हक कि मुझ पर उंगली उठाऊं? हन्नान का चेहरा लाल हो गया। खबरदार, तुम मेरे खानदानी उसूलों पर सवाल उठा रहे हो। जिहान उसके बिल्कुल करीब आया। निगाहों में आग थी। मैं सवाल नहीं उठा रहा, आईना दिखा रहा हूँ। वो लड़की तुम्हारे घर में सांस लेने से पहले तुम्हारे खौफ का हिसाब करती है। तुम्हारी सोच ने उसे कैदी बना दिया है, और मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूँ, उसे जीने देना चाहता हूँ। हन्नान आगे बढ़ा ही था कि माहिन एक झटके से बीच में आई। बस कर दो। उसकी आवाज़ रुंधी गई थी। बस कर दो जिहान। जिहान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। माहिन, तुम? माहिन ने आंखें बंद की, जैसे दिल पर पत्थर रख रही हो। भाई, गलत नहीं है, वो बस मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरी खैर ख्वाह हैं। तो क्या मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा? जिहान की आवाज़ भर आ गई। माहिन ने नजर चुराई, आंखों से दो मोती झलके। जिहान, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। माहिन? जिहान की आवाज़ में बेयकीनी थी। वो माहिन का चेहरा देख रहा था, जो उसकी नज़रों से कितना कटता जा रहा था। माही? जिहान की आवाज़ कपकपाई। माहिन ने बमुश्किल खुद को संभाला। भाई भी ठीक कह रहे हैं, और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती।
जिहान ने कदम पीछे हटाया जैसे जमीन खिसक गई हो। एक आखिरी नजर माहिन पर डाली, वो नजर जो शिकवे से भरी थी, प्यार से तड़पी हुई थी, और फिर वो मुड़ गया। हन्नान खामोश खड़ा था, मगर जिहान के जाते जाते वो आखिरी जुमला छोड़ गया, ये निकाह हमारे बड़ों की मर्जी से हुआ था, वरना मैं कभी भी तुम जैसे गैर संजीदा और गौरवगर्स शख्स के साथ अपनी बहन का निकाह न करवाता। और मैं अपनी बहन की हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ, तुम जैसा नालायक शख्स को जरूरत नहीं है इसकी। उसके अल्फाज जिहान के दिल पर खंजर की तरह चले। माहिन वहीं खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहते रहे, और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसकी कमर झुकी झुकी सी लगने लगी। जिहान लॉन पार करता दरवाजे से निकल गया, मगर उसकी धड़कनें वो शायद हवेली में ही रह गई थी। शाम के ठीक 4 बजे बारान अपार्टमेंट पहुंचा। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो अंदर से किचन की सिम से बर्तनों की हल्की हल्की खटपट की आवाज़ आ रही थी। माहौल में एक मानूसी खुशबू फैली हुई थी, शायद किसी सब्जी के तड़के की या हल्दी की। बारान ने एक नरम सी मुस्कुराहट लबों पर सजाई, अपने हाथ का बैग सोफे के साथ रखकर किचन की तरफ कदम बढ़ाए। सामने ही मरियम खड़ी किसी डिश को चम्मच से हिला रही थी। बाल समेटे हुए थे, चेहरा कदरे थका मगर पुरसुकून। बारान की आहट पर मरियम ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आ गए तुम? बारान ने आंखें सिकड़कर खुशी से जवाब दिया, नहीं, अभी रास्ते में हूँ। मरियम ने मसनूई खफगी से उसे घूरा और चम्मच पैन में रखते हुए सीधा फ्रिज की तरफ बढ़ी। वहाँ से एक बोतल निकाली, ठंडा पानी ग्लास में उंडेला और बिना कुछ कहे बारान की तरफ बढ़ाया। बारान ने ग्लास लेते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, समझदार होती जा रही हो मोहतरमा। मरियम ने जवाब में हल्का सा मुस्कुराकर आंखें चुराई और दोबारा पैन में चम्मच लाने लगी। बारान ने पानी को गिलास मेज पर रखा और आहिस्ता से उसके पीछे आ खड़ा हुआ, अपने दोनों बाजू उसके गिर्द फैलाकर उसे अपने हिसार में लेते हुए अपनी थोड़ी उसके कंधे पर रख दी। क्या कर रही हो? मरियम ने कंधे झटकेते हुए कहा। दूर हटो। बारान ने मजीद करीब होते हुए उसे मासूमियत से पूछा, क्या बना रही हो? मरियम ने नरमी से जवाब दिया, खाना बना रही हूँ तुम्हारे लिए। बारान ने मुस्कुराकर शायद से कहा, वाह, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। मरियम ने चम्मच हिलाते हिलाते एक नजर उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, वैसा ही प्यार जैसा बिल्ली को चूहे से होता है। किचन एक जोरदार केके से गूंज उठा। बारान ने सर झटक कर कहा, तुम कभी सीधा जवाब नहीं देती। मरियम ने चुटकी लेते हुए कहा, और तुम भी तो हमेशा उल्टे सवाल पूछते हो। बारान ने कमीज की आस्तीन को मोड़ते हुए कहा, चलो मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मरियम ने भी काम निपटाना शुरू कर दिया, खाने को फाइनल टच देती हुई डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। कुछ ही देर बाद बारान फ्रेश होकर बाहर आया। उसके बाल जरा से बिखरे हुए थे और चेहरा तरोताज़ा। मरियम अब खाने के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। बारान उसके करीब आया, नरमी से उसका हाथ थामा और बोला, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? आज तो वैसे भी बाहर जाना था। मरियम ने बेसाख्ता लॉन्च की खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। वो आहिस्ता से बोली, मौसम देखा है तुमने? लगता है बाहर जा नहीं पाएंगे। बारान ने खिड़की की तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, देखते हैं। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। मरियम ने थोड़ा सा खाया और पानी का गिलास उठाकर चुपचाप बारान को तकने लगी। बारान ने निवाला लेते हुए कहा, चिड़िया जितना पेट है तुम्हारा, कितना थोड़ा सा खाती हो? मरियम ने शौकी से पलट कर जवाब दिया, और हाथी जितना पेट है तुम्हारा, कितना ज्यादा खाते हो? बारान ने माथे पर बल झाड़ते हुए उसे घूरा। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी आजकल, मार ना खा लेना मुझसे। मरियम ने पुरएतमाद लहजे में कहा, परसों भी चलूंगी, जुबान हाथ तो लगा कर दिखाऊं। ये कहते हुए वो थोड़े के नीचे हाथ रखकर मुस्कुराकर उसे देखने लगी। बारान खामोशी से खाता रहा, फिर एक नजर मरियम पर डाली जो हनूज उसे तके जा रही थी। ऐसा मत देखा करो मुझे, मैं बंदा बशर हूँ, सीने में कमजोर सा दिल रखता हूँ। हार्ट फेल हो गया तो फिर जवानी में बेवा हो जाओगी। बारान ने बजाय संजीदगी से कहा। मरियम ने उसकी बात सुनकर एक हल्का सा थप्पड़ उसके शाने पर मारा। बदतमीज, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेता है, और नाराजी से रुख मोड़ लिया। बारान ने हंसते हुए कहा, अच्छा ना, अब ड्रामे मत करो और एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मरियम ने कमर कस ली और किचन की तरफ चल दी। कुछ देर बाद वो चाय की 2 कप लेकर वापस आई। दोनों ने चाय साथ बैठकर पी। बारान मुसलसल उसे अपनी निगाहों के दायरे में लिए बैठा रहा। चाय खत्म होने ही को थी कि बाहर जोर की बारिश बरसने लगी। बारान ने खुशी से खिड़की की तरफ देखा, जबकि मरियम की मुस्कुराहट धुंधला गई। मासी का कोई अक्स पल भर में उसकी आंखों के सामने छा गया। बारिश का वो दिन, बारिश, हाँ बारिश, वो दिन, हाँ वो दिन। कौन सा दिन? मोहब्बत की सजा का दिन। सजा? हाँ सजा। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत।
बारान उठकर खिड़की के पास गया, पूरी खिड़की खोल दी और अपना बाजू बाहर निकाला और बूंदों को महसूस करते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं आज तक कभी बारिश में नहीं भीगा, लेकिन आज दिल कर रहा है कि भीग जाऊं। तुम भीगोगी मेरे साथ? ये कहते हुए वो मरियम के सामने आया और अपना हाथ फैला दिया। मरियम का चेहरा सर्द पड़ गया, आंखों के सामने खौफ उभरा। नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं, वो धीरे से बोली। बारान ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब, तुम्हें बारिश पसंद नहीं? मरियम ने कंधे उचकाते हुए नजरें चुराई। मुझे बारिश से डर लगता है, उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। बारान ने बिना कुछ कहे जबरदस्ती उसका हाथ थामा और खिड़की की तरफ ले गया। मरियम ने घबराकर हाथ पीछे खींचा। नहीं ना करो ऐसा, मुझे डर लगता है, वो रोती हुई सी लगी। बारान ने एक झटके से उसे खुद के करीब किया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, अगर मेरी मौजूदगी में भी तुम्हें डर लगे तो फिर लानत है मेरी ऐसी मौजूदगी पर। यह कहकर बारान ने अपना एक तरफ से कोट उतारा, नरमी से मरियम की गिरद लपेटा और उसे अपने साथ लगा लिया। मरियम ने बेइख्तियार ही अपना चेहरा उसके सीने से छुपा लिया। बारान का लम्स, उसकी बाहों का हिसार, यही उसका सुकून था, यही उसका मुहाफिज। उस लम्हे मरियम के चेहरे पर एक मध्यम टूटी हुई सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे दिल ने लम्हा भर को शुक्र अदा किया हो। बारान की बाहों में छिपी मरियम के दिल की धड़कन कुछ लम्हों को थम सी गई। बारान ने नरमी से उसके माथे पर बोसा दिया और आहिस्ता से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, डरने दो, मगर मेरे साथ बारिश की हर बूंद में मेरा लम्स होगा। मरियम की आंखों में एक लम्हे को इस तरह लर्जा, मगर बारान की नजरों में वो यकीन था जिसने उसकी लरजती रूह को थाम लिया। बगैर किसी और अल्फाज के बारान ने उसका हाथ थामा और दरवाजा खोल दिया। दोनों कदम ब कदम बाहर लॉन में आए। बूंदे उनके चेहरे, बालों, वजूद से टकरा रही थी। बारान ने आसमान की तरफ मुंह करके एक गहरा सांस लिया। ये लम्हा कैसा आजाद, कैसा पाक था। मरियम आहिस्ता आहिस्ता बारिश के लम्हे से मायूस होती गई। उसकी पलकें भीग चुकी थी, कपड़े बदन से लिपटने लगे थे, मगर दिल में एक अजीब सी सरसरी थी। बारान ने घूमकर उसे देखा। देखो, तुम अब भी जिंदा हो, हंसती हो और बारिश भी सह गई। मरियम ने मुस्कुरा कर नजरें झुकाई। बारान ने उसके बालों से पानी की बूंदें पीछे की और आहिस्तगी से उसके चेहरे के करीब होता बोला, बारिश ने तुम्हें और हसीन बना दिया है। मरियम ने खफीफ शर्म से निगाहें चुराई, मगर बारान ने उसकी थोड़ी थाम कर उसे फिर अपनी तरफ मुतवज्जह किया। देखा, दर्द भी कभी कभी दिल को खूबसूरत बना देता है। एक लम्हा रुका, फिर बारान ने उसके चेहरे के करीब झुकते हुए उसके होठों को नरमी से छुआ। बेहद नर्म, बेहद शफाफ लम्स। मरियम की पलकी लर्जी, दिल धड़कन जैसे कुछ लम्हे को रुक गई, फिर दोनों की परेशानी आपस में टिकी। बारान ने उसके कान में सरगोशी की, अब जो भी हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे गिर्द, तुम्हारे हर लम्हे में। मरियम ने धीरे से सर हिलाया, जैसे हर लफ्ज़ को दिल में जज्ब कर रहा हो। फिर अचानक वो दोनों बेसाख्ता हंस पड़े, किसी बच्चे की तरह, बेपरवाह, बेखौफ, बेहद खुश। बारिश उन पर बरसती रही और वो दो वजूद एक दूसरे के साथ हंसते रहे, जिंदगी के सब दुखों से लम्हे भर को आज़ाद, जैसे वक्त ने उन्हें थाम लिया हो। जियान अपनी गाड़ी में बैठा बेकाबू रफ्तार से सड़क पर दौड़ा रहा था। गाड़ी के शीशे पर बारिश का पानी मोतियों की तरह बहता जा रहा था, जैसे कुदरत भी उसके दिल की कैफियत समझ चुकी हो। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। बार बार वो पलकें झपक कर धुंधली निगाहें साफ करता, मगर अंदर की धुंध, दिल का दुख, वो कहाँ छटता इतनी आसानी से। हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त थी, जैसे खुद को संभालने की आखिरी कोशिश हो। बिलाखिर वो एक वीरान सी जगह पर गाड़ी रोककर बाहर निकला। बारिश तेज हो चुकी थी, कतरे जैसे छरिया बनकर उस पर बरस रहे थे, मगर शायद दिल के जख्म के सामने वो कुछ भी न थे। वो गाड़ी की बोनेट से टेक लगाकर खड़ा हो गया, सर झुका हुआ, आंखें बंद और लब भीगे आंसुओं में खामोश थे। कानों में हन्नान की आवाज़ गूंजने लगी, ये निकाह हमारे बड़ों की मर्जी से हुआ था, वरना मैं कभी भी तुम जैसे गैर संजीदा और खुदगर्ज शख्स के साथ अपनी बहन का निकाह न करवाता। और मैं अपनी बहन की हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ, तुम जैसे नालायक शख्स को ज़रूरत नहीं है इसकी। जिहान ने गुस्से और बेबसी से मुट्ठियाँ बींच ली। उसके कंधे लरसे, मगर उसकी ज़बान पर एक लफ्ज़ भी न आया। बस वो बारिश में भीगता रहा। शायद उसे लगा कि अगर वो चीख भी दे तब भी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा। फिर जब दिल का सैलाब थमने लगा, आंखों में नमी खत्म होने लगी, वो आहिस्ता से मुड़ा। उसी लम्हे एक गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ी। सामने से ईसा की गाड़ी गुजर रही थी। अचानक ब्रेक लगे, गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला और ईसा बारिश में भागता हुआ उसकी तरफ आया। जिहान, ईसा ने हैरत, परेशानी और बेचैनी से आवाज़ दी।
यार तू यहाँ बारिश में, ये क्या हाल बना रखा है तूने? ईसा ने उसका बाजू पकड़ा, उसे झिंझोड़ा। रोया है तू? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? बोल ना यार। जिहान बस खामोशी से उससे लिपट गया, जैसे बरसों की थकन और दुख आज के उसके कंधों से उतरने को तैयार हो। वो किसी छोटे बच्चे की तरह हजारों कतर रोने लगा। ईसा ने उसे गले से लगा लिया। रो ले जितना रो सकता है, मैं हूं ना यहाँ। बारिश दोनों को भिगा रही थी, मगर उस वक्त सिर्फ एक दोस्त का कंधा था और एक टूटा हुआ दिल। कुछ देर बाद जब जिहान के रोने की में हल्की सी कमी आई तो ईसा ने उसे अपने कंधों से हटाया, उसका चेहरा देखा और बोला, बस अब बहुत हो गया, तू मेरे साथ चल, ठीक है? ईसा ने अपनी गाड़ी की चाबी एक स्टूडेंट फाइटर को दी जो वहीं मौजूद था। गाड़ी लेकर जा, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। वो जिहान को सहारा देते हुए उसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर गाड़ी स्टार्ट करके अपने अपार्टमेंट की तरफ ले गया। गाड़ी में खामोशी थी, मगर खामोशी में एक टूटे इंसान के धड़कन चीख रही थी। रात के सन्नाटे में पूरे घर की नींद की वादियों में डूबा हुआ था। बारिश रुक चुकी थी और अब आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, पर्दों को हल्का सा सरका रही थी। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और हन्नान अंदर दाखिल हुआ। वो थका थका सा लग रहा था। दिन भर के काम और दबाव के छाप उसके चेहरे पर आया थी, मगर जो ही उसकी निगाह सामने पड़ी थी, थकन जैसे लम्हों में तहलील हो गई। जमरत खिड़की के पास खड़ी थी, पुश्त किए, दोनों बाजू सीने पर लपेटे और चेहरे पर गहरी नाराजगी। वो खामोशी से बाहर आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे चांद से शिकायत लगाना चाहती हो। हन्नान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता से कदमों से उसके पास आया और नरमी से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, क्या कर रही थी मेरी प्रिंसेस? जमरत ने फौरन उसका हाथ झटक दिया। हन्नान की परेशानी पर बल पड़ गए। वो कुछ हैरानी से हुआ था, फिर थोड़ा संभलते हुए उसके कंधे थामकर उसे अपनी तरफ मोड़ा। क्या हुआ है? मुंह क्यों फुलाया हुआ है? जमरत ने भारी आंखों से उसे देखा और लब भींचते हुए बोली, अभी भी आपको ये बताने की जरूरत है कि आपने क्या किया है? हन्ना ने नासमझी से सर झटका। क्या मतलब है तुम्हारा? जमरत का जवाब दे गया, मेरा भाई ने क्या बिगाड़ा है आपका जो आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया? हन्नान का चेहरा सख्त हो गया। जमरत, मेरे सामने उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, वो भाई है मेरा। जमरत ने जताते हुए कहा, हाँ तो अपने भाई से बोलो कि मेरी बहन से दूर रहे। जमरत ने तकरीबन चीखते हुए कहा, वो बीवी है उसकी, निकाह में है, जैसे मैं आपकी बीवी हूँ। उसने कभी आपसे कहा कि मुझसे दूर रहें? हन्नान की आंखों में अब गुस्से की चमक थी। उसने जमरत के बाजू को थोड़ा सा जोर से थामकर खुद के करीब किया। हाँ, क्योंकि तुम्हारी और मेरी रुखसती हो चुकी है, मगर उन दोनों की नहीं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो दोनों निकाह में हैं। हन्नान ने तल्ख लहजे में कहा, जमरत, फर्क पड़ता है। तुम्हारे भाई एक नंबर का नॉन सीरियस इंसान है। मैंने अपनी बहनों को माँ बाप दोनों बनकर पाला है। उनके मामले में मैं किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकता। जमरत ने फौरन जवाब दिया, ड्राइवर के साथ भी तो भेजते हैं ना, तो क्या जिहान ड्राइवर से भी गया गुजरा है? हन्नान ने गहरी सांस ली, खुद पर काबू पाते हुए बोला, ड्राइवर के साथ गार्ड्स भी होते हैं जो माहिन की हिफाजत के लिए वहाँ होते हैं, तो जिहान हिफाजत करेगा ना उसकी? जमरत ने बेसाख्ता कहा। हन्नान की आवाज में तलखी दर आई, खुद को तो संभाल नहीं सकता, मेरी बहन को क्या संभालेगा? आप ऐसे पाबंदियां नहीं लगा सकते। जमरत की आंखें अब सुर्ख हो गई थी। वो बहन है मेरी, वो भाई है मेरा। हन्नान ने सब्र का आखिरी दामन भी छोड़ दिया। मैं इस वक्त किसी किस्म की बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम ऑलरेडी मेरा मूड अच्छा खासा बर्बाद कर चुकी हो। जमरत की आवाज लरजने लगी। मेरे भाई ने आखिर बिगाड़ा क्या है आपका, जो आप हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हैं? हन्नान ने थोड़े वक्फे के बाद गहरी सांस ली, जैसे खुद को अंदर से खंगाल रहा हो। फिर थके लहजे में बोला, तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे बस उसका नॉन सीरियस और बचकाना रवैया जहर लगता है। जमरत रुहासी होकर बोली, मेरा भाई नॉन सीरियस नहीं है। हन्नान ने आंखें मीच कर सर झटका। अच्छे से जानता हूँ वो क्या है और क्या नहीं। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और जमरत की सिसकियां बाकी थी। कुछ लम्हों के बाद हन्नान ने एक नज़र उस पर डाली, लब पीछे, आंखों में थकन और उलझन के साए लिए बोला, खैर, मेरा मूड का सत्यानाश करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए वो तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज़ जैसे जमरत के दिल पर चोट बनकर गिरी थी। जमरत पलटी, खिड़की के सामने खड़ी हो गई। आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। वो बाहर देखती रही, मगर अंदर की टूट फूट से नजरें चुरा ना सकी। चांद अब भी आसमान पर था, मगर उसकी चमक जमरत की आंखों की नमी में गुम हो चुकी थी। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड को एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।